नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ ही न्यूज इंडिया पर वक्त हो चुका है सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल का। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 संशोधन बिलों को लेकर जेपीसी की आज बैठक हुई। बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा है और विपक्षी सांसदों ने जेपीसी चीफ जगदंबिका पाल और बीजेपी सांसदों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जगदंबिका पाल ने भी सफाई दी है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट की वैधता पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के सीएम आतिशी की जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लिखे गए चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें गुजारिश की गई थी कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित कथित अनियमितताओं के कारण रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए। और इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिस कारण विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में वो वापस लौट आए, लेकिन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ उनकी झड़प जारी रही। जेपीसी की मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से ओरल एविडेंस पेश किए गए। दिन के दूसरे हिस्से में पैनल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकीलों के एक ग्रुप कॉल फॉर जस्टिस और वक्फ टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन के से ओरल एविडेंस इकट्ठा करने थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि विपक्षी दलों के सांसदों ने मीटिंग से वॉकआउट किया हो, बल्कि पहले भी विपक्षी सांसद ऐसा कर चुके हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आज सरकार ने एक प्रपोज्ड बिल को जेपीसी को सौंप दिया तो उस जेपीसी कमेटी में सभी पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे अब्दुल्ला साहब हो, चाहे मुहिबुल्ला साहब हो, चाहे सैयद नसीर साहब हो, ए राजा हो, संजय सिंह हो, या जस्टिस हमारे अभिजीत गंगोपाध्याय हो, कल्याण बनर्जी हो, निशिकांत दुबे जी हो, या मेधा कुलकर्णी हो। मतलब 31 मेंबर हैं, सभी पार्टी की नुमाइंदगी है। तो अब वहाँ पे जब सभी पार्टी की नुमाइंदगी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिलिब्रेशंस होता है, डिबेट होता है, उससे फिर एक कंसेंसस और डिसीजन होता है। अब कोई कुछ थ्रेट करे तो मुझे लगता है ये एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए चुनौती है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, न कि किसी बाहर के। चले तो वक्फ बोर्ड पर मचे बवाल को लेकर हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर सुनील कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश वर्मा जी नेता हैं बीजेपी के। मोहम्मद आसिफ जी नेता हैं कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और स्वागत के साथ ही आसिफ जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, अब जो बदलाव किया जा रहा है वक्फ बोर्ड में, इस बदलाव को लेकर विपक्ष को बड़ी दिक्कत है और दिक्कत के कारण सदन की कार्रवाई हो या फिर बाहर ही कोई मसला क्यों ना हो, हर बार विपक्ष न केवल विरोध करता है बल्कि उस दौरान वॉकआउट भी कर जाता है और फिर खुद आरोप लगाता है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आखिर आपत्ति क्या है? बदलाव से दिक्कत क्या है? बदलाव से दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है चेयरमैन साहब को, जगदेव पाल जी को। वो विपक्ष की बात सुनने को राजी नहीं है, उन एमपीओ को वक्त देने को राजी नहीं है। जो लोग लिस्ट में नहीं है उनको बुलाकर पार्लियामेंट बुलवाया जाता है कमेटी के अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो किसकी शय है उनको, जगदेव पाल जी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले पहले बिल को टेबल पर रख के पेश कर दिया जाए? क्या गवर्नर बनने की जल्दी है या मंत्री बनने की उनको जल्दी है? ऐसा महसूस हो रहा है सबसे ज्यादा जल्दबाजी अगर किसी को है तो जगदीप पाल जी को है, क्योंकि अगर बातचीत होगी, डिस्कशन होगा तो बातचीत लंबी चलेगी, लेकिन उन्होंने बोलने ना देना ये किस सोच का नतीजा है? एक ऐसे बोलने का मौका तो दिया जाता है, लेकिन अब बोलने की जगह आप एकदम से चीखने और चिल्लाने लग जाए और फिर कह दें कि बोलने का मौका नहीं मिला, तो ये तो गलत है। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे बोलते माइक बंद कर दें, मेरी जगह दूसरे को बोलने के लिए लिया है। मेरी बात पूरी ना होने तो इसे आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, बोलने नहीं दिया जा रहा। आप मुझे मौका दे रहे, मैं कह रहा हूं मुझे बोलने दे रहे, लेकिन वह जगदीप पाल जी बोले नहीं दे रहे बिल्कुल भी। वो तो एक चेयरमैन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक सरकार के आरएसएस के एजेंट के रूप में बैठे वहां पर। जिस तरीके से उनका पार्लियामेंट के अंदर रवैया है जब कमेटी होती है,
किस तरीके से ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया जिनका वक्त से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई संगठन ना कुछ है, उनको आप इन्विटेशन देके बुला रहे हैं। मैंने अपील की, मैंने लिख के भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसे बहुत सारे दिल्ली के लोग हैं जो वक्त से जुड़े हुए लोग हैं, जो वक्त के बाद जाके कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं, लेकिन ये कमेटी उन्हें बुलाने का मौका क्यों नहीं दे रही? अच्छा, क्यों लटकाया जा रही? क्यों उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं? गिनती पे गिनती बढ़ा जा रही है। नेता है बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे आपके सवाल का, मुझे लगता है। महेश जी देखिए, एक आरोप तो लग रहा है कि आप कई बार अर्जी भी लगाई जाती है तब भी सुनने का ना तो मौका देते हैं ना बोलने का मौका देते हैं। जब बोलने की कोशिश करते हैं माइक आप बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर खुद आप हाय तौबा मचाते हैं कि आखिरकार सुनने के बजाय विपक्ष वॉकआउट कर देता है। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक कारणों से या कह लीजिए कि छदम सेक्युलरिज्म, जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष की ढोल पीटते हुए या धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जो मुसलमान करते हुए चीखते चिल्लाते हुए जो अपनी राजनीति करते हैं, आज कहीं उनको जब एक बार जो है ये कानून जो जिसमें अमेंडमेंट है, जो वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट बिल सरकार ने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, और उसके ऊपर जब जेपीसी बनाई गई और उस जेपीसी में बजाय कि उस जेपीसी में कोई डिबेट हो, बजाय कि उसमें कोई डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के जरिए कोई चीज सामने लाया जाए और उसके जरिए फिर एक ऐसा इस देश में एक कानून 2013 में लाया गया जिसके जरिए पूरे देश को जो है शरीयत के तहत कर दिया गया, वक्फ बोर्ड के तहत कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड को ऐसा कर दिया गया, वक्फ बोर्ड को इस तरह से कानून, ये तो शुक्र मानिए कि वक्फ बोर्ड के उस कानून के तहत जो है वक्फ बोर्ड में जो जानकारी के अभाव में कह लीजिए या कह लीजिए कि हो सकता था कि भाई अगर वक्फ बोर्ड उस कानून के तहत कुछ ऐसा करता तो हो सकता था कि पूरे देश में आग लग जाती, दंगा फसाद हो जाता। एक ऐसा कानून बनाकर पार्लियामेंट में 2013 में इस देश को तहस नहस करने की जो साजिश की गई, और उस साजिश के पीछे जो लोग थे, कांग्रेस, जो जिस प्रकार से कांग्रेसी लोग थे, और जो मनमोहन सिंह सरकार में इसको जब प्रस्तुत किया गया, और मुझे याद है कि मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में राज्यसभा में कहा कि इस देश में अगर सबसे पहले अगर इस देश के संसाधन पर किसी का अधिकार है तो वो मुसलमानों का अधिकार है। कहाँ लिखा, कहाँ कहा, इस सोच को, कहाँ पे कहा, कहाँ देश शरीयत से चल रहा है, कहाँ पर देश शरीयत से चल रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बोलने बैठ के आप झूठ बोल क्यों रहे? आपकी झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम आपकी झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे। झूठ मत बोले बैठ के। कहाँ देश शरीयत से चल रहा है? 13 से देश शरीयत से चल रहा है। देश हिंदुस्तान के संविधान से, कानून से चल रहा है। आज देश के अंदर लड़ाई है संविधान की, देश की लड़ाई है संविधान की। इस संविधान को देश से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जो 24 के अंदर चुनाव हो संविधान बचाने के लिए, 14 के बाद कौन सा ऐसा कानून है जो शरीयत से लड़ा गया? अगर आराम से कैसे कह रहे शरीयत से देश चल रहा है? नहीं, 13 से देश शरीयत से चल रहा है। से कुछ नहीं, 13 से देश शरीयत से चल रहा है। उन्होंने कहा आपने गांव से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, यहाँ आपका माइक कोई नहीं बंद करेगा। पूछे उन्होंने कहा 13 से शरीयत से चल रहा है। ऐसा कानून बोर्ड का आया, ऐसा सुन कैसे ले? कैसे उन्होंने क्या कहा? सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा अपना तर्क रखने का। कुछ भी बोलते रहे, सुनते रहे, क्या जो दिल करे बोलते रहे। उन्होंने कहा 13 से ऐसा संशोधन हुआ, देश शरीयत से चल रहा है। आपको मौका मिलेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने आपको मौका दिया। ऐसे झूठे लोगों से नहीं चल रहा देश, ऐसे झूठे लोगों से देश को बचाना है। यही लड़ाई हिंदुस्तान की है। आज हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई है इसी संविधान को बचाने की। ठीक है, चलिए फजील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों के पास में बाद में आऊंगी। पहले ये तो कोई बात ही नहीं, फिर मैं क्विट कर जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ डिबेट। आप छोड़िए मत, झूठ मत बोलिए बस। ना छोड़िए मत, झूठ मत बोलिए बैठ के। ना छोड़ दीजिए। मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करूंगा। आपके बस का नहीं, आप छोड़ दीजिए। और सभ्यता की सारी सीमाओं को पार कर जाएं, इसका क्या मतलब बनता है? ना आप छोड़ दीजिए। जब आपकी बारी हो आप बोलिएगा, मैंने कब मना किया? आप 10 आरोप लगाइए ना मेरे ऊपर। छोड़ो मत। ना छोड़ दीजिए। जब तो आपकी हकीकत सामने आएगी, जब सामने बैठोगे आप। जब आपको नंगा हम करने लगे तब आप एकदम तहस में आ गए। अभी कपड़े उतरे आपके, अभी झूठ के कपड़े उतरे ना आपके। मेरा आप मुंह दबाने लगे। झूठ के कपड़े उतरे, बोलिए अब आगे आप। नंगा को सब नंगा ही दिखता है, जो नंगा होता है उसको सब नंगा दिखता है। चलो ठीक है, फजील जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दो बिल को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, आप खुद देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप जारी है। कहा जा रहा है कि ये जो बिल में बदलाव किए जा रहे हैं ये भलाई के लिए है, लेकिन आखिर भलाई के लिए है तो फिर दिक्कत क्या है?
नहीं, दिक्कत देखिए, हम पूजा जी बहुत साफ चीज़ों बता रहे हैं। जब पार्लियामेंट में कोई बात नहीं बन पाई तो जेपीसी को दी गई, लेकिन जो सरकार की मंशा थी वो जेपीसी के बहाने थोपना चाह रहे। जेपीसी में अगर आप हेल्दी डिबेट करेंगे, आप सभी सुनिए सांसदों को, उनसे सुनने के बाद आप जब हेल्दी डिबेट करेंगे तो उनको अधिक मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। ये देखिए, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड में मुसलमान अपनी संपत्ति दान करता है और वो बेची नहीं जा सकती, किराए पे दी जा सकती है। अब वो मुकेश अंबानी का घर है अंटालिया जो बंबई में है, वहाँ एक यतीम खाना था, लड़ाई शुरू वहाँ से हुई। वहाँ एक यतीम खाना था, उसको वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबरों ने मिल करके बेच दिया। क्या बोल रहे थे? अब देखिए मुकेश अंबानी के दलाल बोलने लगे। अब जगदम्बिका जी क्या बोल रहे थे? नहीं, अब मुकेश अंबानी के दलाल बीच में आ गए। अब सुन लीजिए, थोड़ी आए। अरे सुनिए ना उसको। तो जब वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा नहीं जा सकता, उसका ऑलरेडी बंबई में केस चल रहा है। अब उस जमीन को इतना बड़ा भवन बन गया, अब ये केस चल रहा है, तो सरकार भाई उनकी है, तो वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको इतना अधिकार दिया जाए कि ये जमीन बेचा जा सके। सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा जा सके, और वक्फ की संपत्ति कभी भी बेची नहीं जा सकती। मुसलमानों का यही है। अरे रुकिए ना, मुसलमानों का यही मांग है कि जो हमारी बेसिक पावर्स हैं, वक्फ संपत्ति अगर बेचने पे उतारू हो जाएंगे, बेशकीमती जमीनें जो शहर के अंदर है, अरबों खरबों की जमीनें हैं, ये लोग सारी जमीन बेच देंगे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और ये आज से नहीं, बीजेपी जब से राजनीति में आई है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इन्होंने विनिवेश मंत्रालय बना दिया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया। यहाँ तक कि जो ललित होटल है वो तक 5 करोड़ में बेच दिया। इन्होंने पूरे देश की संपत्तियों को आज से नहीं, अटल जी के जमाने से बेचने में लगे हुए हैं और आज भी बेच रहे हैं। तो मुसलमानों की जो आपत्ति है कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की अपनी संपत्ति है, उसको आप बेच नहीं सकते, और सरकार ये चाहती है कि कानून बना के उसको अमेंडमेंट कर दिया जाए कि वक्फ की संपत्ति को बेचा जा सकता है, और यही लड़ाई है। इसकी शुरुआत अपने घर बाकी उस संपत्ति को आप किराए, सरकार उसकी संरक्षक करती है, सारी सरकारी कर्मचारी करते हैं, तो कभी भी आप उसको बेच नहीं सकते। सरकार ये चाहती है कि उनको बेचा जा सके, ताकि जो उनके बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं या बीजेपी के जो व्यापारी हैं, उनको सस्ते में वक्फ की कीमती जमीनें सस्ते में बेच दें। ये दिक्कत है। हम लोग ये चाहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को किसी भी, इनका क्या है, बीजेपी का पूरा मैनिफेस्टो चलता है। वो थे ना बहरुद्दीन, असम के सांसद, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फ बोर्ड की किसी ने नहीं कहा पार्लियामेंट वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या रास्ता है? नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता है, उसका सबूत देना पड़ता है। एक सांसद है, किसी ने, सुन लीजिए, सांसद नहीं है वो, नहीं वो सांसद नहीं है, वो आपके दोस्त हैं। सुनिए, वो बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए उनकी बात को छोड़िए। आप मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र कहाँ बना? वही समझने की कोशिश, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या है इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? पहले आप पढ़िए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का इतना अच्छा संविधान है, हम तो उसी संविधान को बचाने में लगे। हम कैसे भी ये सरकार उस संविधान को ना छेड़े, हम तो यही चाहते हैं। मुस्लिम राष्ट्र की क्या जरूरत है? जिसको मुस्लिम राष्ट्र का तो 47 में पाकिस्तान चला गया। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को लेकर जो कि आज के डेट में उसको प्रोटेस्ट किया गया, उसमें 9000 ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, जो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड गलत तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को हड़प रहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर, इसको मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, अगर वक्फ प्रॉपर्टी पर आप कब्जा करेंगे तो हम आपके खिलाफ नहीं मुकदमा लड़ेंगे। तो आज के डेट में आप मंदिर देखिए, तमिलनाडु में की जमीन को तमाम हिंदू समाज के लोग वक्फ बोर्ड पे अपना घर बना के रह रहे हैं, पत्रकार है, मुझे लगता है सर आरोप अगर लगाते रहेंगे ना, देखिए ये भी लाजमी सी बात है, जब सदन में आप लोगों की सोच नहीं मिली तो यहाँ पे तो सोच कहाँ से ही मिल जाएगी। सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। मैं सबको सबसे पहले मौका देना चाहूंगी उसके बाद की बहस हो आगे। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए वाद विवाद चल रहा है, रिपोर्ट अभी फाइनल भी नहीं हुई है। जगदम्बिका पाल ने साफ कहा है जेपीसी की बैठक में कि भाई अभी रिपोर्ट और आगे हम तैयार करेंगे और कोशिश यही है कि निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जाए, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। विरोध ही नहीं बल्कि इसे पुरजोर तरीके से गलत बताया जा रहा है। आपके नजरिए से आप मुझे बताइए, समझने की कोशिश करूंगी मैं आपसे। देखो, पहले तो जेपीसी की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा।
या जेपीसी में सब मेंबर्स हैं और कोई चेयरमैन है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप उनको बोलने नहीं दे रहे तो उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी या केवल आप बोलेंगे। बाकायदा समय निर्धारित होता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट, जितना भी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं उसको चेयरमैन निर्धारित कर रहा है कि आपको इतने मिनट बोलना है। यदि उसके बाद आप बंद नहीं होंगे तो दूसरा रास्ता होता है। ये डिबेट में भी हमारे यहाँ हो रहा है कि यदि आप ज्यादा समय फालतू बोलेंगे तो क्या किया जाएगा, आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पूरी बात नहीं कह पाए, 10 मिनट जो समय चेयरमैन ने दिया, तो एक रिटन में भी आप लोग देते हैं, लिखित में भी आपका वो चीज जाती है। तो जब आप लिखित में देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां लाइव कोई देश देख रहा है तो आपने किसने क्या कहा। और सबसे महत्वपूर्ण पूजा जी ये है कि जब तक देश में जेपीसी बनी है उनका रिकॉर्ड उठा के आप नहीं देखेंगे कि जितनी भी देश में जेपीसी बनी है आखिरकार उन्होंने निर्णय कितने सालों में दिए। बहुत जेपीसी बनी, 5-5, 6-6, 7-7 साल लग गए जो निर्णय जेपीसी नहीं दे पाई। तो क्या जेपीसी, हम लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है जिसके पैसे से सब सदुपयोग हो रहा है, तो क्या समय में, निर्धारित समय में क्या आप जेपीसी की नहीं चाहिए था? जब जेपीसी की बोल लीजिए आप बोगस कमेटी नहीं, आप राष्ट्रपति हो जाएंगे तब नियम बदलिएगा आप। जब जेपीसी आप ही कह रहे हैं कि जेपीसी ने आज तक कुछ नहीं किया। आज तक जब देश में जो संस्था पूरे देश में आज तक कोई निर्णय ये तो मैं तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मैं तो ये जेपीसी में सुनिए, आप देखो ऐसे मत बोलिए। एक जेपीसी का एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे, मैं 10 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मेरे हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूं। और आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए। जेपीसी बेकार है ना? नहीं, मैं जेपीसी में जाने का मतलब यह है कि मामले को लटकाए रखना, ठंडा बसता है, अब तक ठंडा बसता है। नहीं, एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए आप फजील साहब, और रिकॉर्ड ऑन कैमरा दे दीजिए मुझे आप। यदि कोई सरकार, जेपीसी सरकार ने ठंडा बस्ता में, अरे ठंडे बस्ते में कर, जब जेपीसी कोई प्रक्रिया में सरकार, पहली सरकार ला रही है कि जेपीसी में गया है मैटर तो समय अनुसार उसको लाया जाए, सदन में रखा जाए, तो दर्द हो रहा है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर जेपीसी, आप दोनों बात वही बात बोल रहे हैं। ये सारे इसका मतलब कि आप ओवरलुक कर रहे हैं किसी चीज सिस्टम में। मैं आपके हिसाब से नहीं होता। दूसरी बात नाकामी है कि आप जेपीसी का गठन कर देते हैं, 5-5 साल, 6-6 साल, साल लग जाते हैं फैसले का इंतजार करते हुए, यहाँ सर फुटौल हो जाता है। लेकिन पहली बार सरकार है, वो समय से रिपोर्ट सदन में पेश जेपीसी करेगी। हाँ। तो क्या इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? और दूसरा सबसे, अब सुन लीजिए ना फजील साहब, बीच में मछली बाजार मत बनाइए। मैं बोला नहीं यार, पूरा बंडल फिर मैं आपसे कह दूंगा तो आपको दर्द होने लगेगा। मैं बोलूंगा दर्द होने लगेगा। पहले आप प्रक्रिया समझ लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए या समझा दीजिए पहले आप प्रक्रिया। फिर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भी जेपीसी के माध्यम से जो भी रिपोर्ट आएगी सदन में फिर चर्चा होगी उसमें। ऐसा तो है नहीं कि जेपीसी का अंतिम फैसला है। सारे प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि हम अपनी बात रख सकें, तो सारे लोग अपनी बात रखेंगे। और जहां भी एक्ट में बदलाव आया है तो ऐसा नहीं है जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कर और लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, उससे रिलेटेड सारे एनजीओ को, सारी संस्थाओं को जो सरकार समझती है सबको व्यूज लिए जाएंगे। क्या मेल के माध्यम से जनता को सहभागिता में नहीं रखा उनके में, लेकिन कारण वही है कि कम से कम वो निचोड़ तो आप आने दीजिए कि आखिर में देश की जनता चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश की जनता ने किसी राजनीतिक दल को बहुमत के साथ सत्ता में बिठाला तो वो उस विचारधारा का समर्थन करेगी, लाएगी। मतलब वो और आप और कांग्रेस इंडी गठबंधन के पक्ष में बैठे। जब मनमोहन सिंह के जमाने में यूरेनियम से बिजली परमाणु बनाया जा रहा था तब क्यों विरोध किए थे आप? तो विरोध किया था। नहीं, वो तो विरोध, मैं कह रहा हूं विरोध का तो स्वागत होना चाहिए। अरे विरोध करिए ना, विरोध करिए, लेकिन देश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाला तो उसी अस्तित्व पर तो बात करेंगे यार। ये आपके साथ यही होता है। सरकार आपके साथ 3 महीना बीजेपी ने 3 महीना लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दिया मनमोहन सिंह के जमाने में। 3 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। मैं कह रहा हूं तो जम्मू कश्मीर के लिए हाईवे को बंद करके रखा, अब चलने दी जा रही है। जम्मू कश्मीर हाईवे को 6 महीने बंद करके रखा। जो विपक्ष को समर्थन देश की जनता ने दिया है उसी मानसिकता के हिसाब से आप काम करिए। मतलब और उसका विपक्ष कोई मतलब ही नहीं है आपके। विपक्ष का मतलब क्या, जो आपको दिया आप करिए। मेजॉरिटी सरकार समझ लीजिए, अब 3 चीजें समझ लीजिए। आप जेपीसी का मतलब नहीं, जेपीसी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अब जेपीसी, मैं ही आपको सवाल पूछ ले रहा हूं, मैं ही आपको सवाल पूछ ले रहा हूं जेपीसी की तरह, यही जेपीसी स्टार्ट हो जाना। 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुओं पर वहां चर्चा होती है। बदलाव क्या चाहते हैं,
क्यों चाहते हैं और कैसे चाहते हैं? 5 करोड़ आप लोगों ने बताइए, मेल भेजा है। अब उसका जवाब आप दे दीजिए। 5 करोड़ आपके लोगों ने पास मेल भेजा है उनको। जेपीसी में उस पर तो चर्चा ही नहीं शुरू हुई अभी जेपीसी तक। में जो लोग एक मेल को जवाब देना है उनको। जो मेंबर 5 करोड़ लोगों ने मेल भेजा है। अरे तो करिए ना उसको। अरे 5 करोड़ लोगों अरे ने हम मेल तो की कोई 50 वैल्यू करोड़ नहीं भेजे है। हैं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं 5 करोड़ मेल की अरे कोई तो वैल्यू नहीं है आपके नजर अरे में। आप 31 सांसद लोगों से अरे सुनिए ना, 31 सांसद उसके मेंबर हैं, कितने करोड़ लोगों ने वोट दिया है? मेल भेजा। अरे 31 सांसदों को कितने करोड़ लोगों ने वोट दिया है? 31 सांसदों ने कितने करोड़ लोगों को वोट दिया है? हनन करेंगे वो भी तो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां पे। गुंडागर्दी करेंगे क्या उसके नाम पे? 5 करोड़ के मेल के नाम पर आप जेपीसी अरे आपने चलिए, मांगा है एक तो उसका और जवाब बढ़ देंगे रहे हैं। ना। मनीष जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। आप मनीष इसका जी, जवाब माफ देंगे कि कीजिएगा, नहीं बहुत कम देंगे? समय दे पा रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद अगर लौटूंगी तो फिर दोबारा आपसे ही सवाल लूंगी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि माहौल काफी गर्म न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हो चुका है और जेपीसी की बैठक को लेकर, तमाम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या है ये, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है आप, क्या सिर्फ राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है? ना माहौल में गर्मी है, कुछ भी नहीं है। इसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो उसे कहेंगे बौखलाहट। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी अभी एक सज्जन कह रहे थे कि ये देश शरीयत से नहीं चलता, ये देश आम से चलता है। इनके ही नेता सुबह नेता चिंता कर कह रहे हैं कि देश को संविधान से चलाना है, संविधान को बचाना है। पता नहीं ये सांसद कह रहा है कि मुसलमानों को तलवार से मारो। एक सांसद तीसरा गिरिराज सिंह एक गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि मुसलमानों को तलवार से काट दो। सुने हैं गुप्ता जी? ये मछली बाजार है क्या? अरे गुप्ता जी सुन मछली लीजिए। बाजार है क्या? मछली बाजार से खराब फिर मैं बना दिया आपसे कह आप लोगों दूंगा ने तो देश आपको को। दर्द होने लगेगा। आप लोगों ने आप देश किसी को मछली बोलने बाजार नहीं दे रहे से आप खराब किसी बना को। दिया। अरे आपका नंबर आएगा तो गिरिराज सिंह का ठीक है मनीष जी, आपसे जवाब जरूर लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से आरोप कम नहीं होने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आप सब हमारे साथ बने रहिए। वक्त यहाँ पे छोड़ से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारे गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। मनीष जी, सबसे पहले बिना वक्त जाया करे मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि आपका जो जवाब अधूरा रह गया था उसे पॉइंट 1 से जो आप गिनवा रहे थे पूरा कीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अभी अभी एक मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि बाबा साहब के संविधान को बचाना। बुरा लग गया आपको? बुरा लग गया बाबा साहब का नाम लेते ही? फजील जी प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। देखिए हर बात पे आप बीच में अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि बात पूरी नहीं हो पाएगी। प्लीज बोलिए मनीष। ये इलेजिटिमेट तरीके से डाला गया। खैर मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ वक्फ बोर्ड पर। आपको एक और रोचक बात बता दूं, जब किसी बच्चे को यह समझ ना आए कि क्लासरूम में क्या कहना है, एग्जाम में क्या लिखना है, तो एक ही रणनीति काम करती है, बस भंड बना चाह दो, प्रोग्राम को खराब कर दो। इसलिए जो शांतिपूर्ण तरीके से जेपीसी की मीटिंग चल रही है उसको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचना है, ताकि मुसलमानों को ये मैसेज दिया जा सके कि उनके साथ हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है, उनके वक्त को छीना जा रहा है। सच्चाई ये है, वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उन्होंने लाखों वक्फ की जमीनों को बेचने दिया जाए, यही चाहते हैं आप? तरीके से हड़प ली। नहीं, एक ही बिंदु सवाल है। देखिए एक ही लड़ाई है पूजा जी, केवल एक बात है कि आप वक्फ की जमीन को बेच नहीं सकते, बस दूसरा कोई बात ही नहीं हो। ये कहाँ लिखा है? सरकार, अरे बिल्कुल आप उठा के पहले बिल तो पढ़िए। कहाँ लिखा है? सिर्फ वक्फ की जमीन को बेचा नहीं जा सकता, इसी की लड़ाई है बस। कहाँ लिखा है? सरकार ये चाहती है, सरकार ये चाहती है बेशकीमती जमीनें वक्फ के पास है, और सरकार ये चाहती है कि इन जमीनों को बेच दिया जाए, बेच करके अपने जो चंदा देने वाले पार्टी के भाजपा को जो बड़ा चंदा दिए हैं उनको औने पौने में जमीन बेच दिया जाए, ये चाहती है सरकार। इसी बात का विरोध है। सिर्फ आप जमीन बेचनी है मत, बेचिए मत, और कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास कर रहे हैं,
आप ये बताइए कहाँ लिखा है ये? बस आप कुछ भी बोले जा रहे हैं और कुछ भी दर्शकों को परोसे जा रहे हैं। ये अपने आप में है कहाँ आ रहा है? यही आ रहा है, उसमें लिखा है सरकार बेचेगी। बिल्कुल बेच रही है ना। कहाँ लिखा है? संशोधन अरे कौन सा क्लॉज में बताओ ना मुझे। नहीं, संशोधन कर रहे हैं ये लोग, चाहते हैं। संशोधन में कहाँ है कि सरकार को बेचने का अधिकार होगा? कौन सा संशोधन में? यही पूरी आप बिल पढ़े ही नहीं, इसका मतलब आप बिल पढ़े नहीं। मैंने तो पढ़ लिया। अरे मैंने पूरा आप क्लॉज में बताइए ना आप झूठ बोल। अरे कौन से क्लॉज में है? पूरे बिल का मतलब ये है, सरकार ये चाहती है कि जो 11 मेंबर होते हैं कहाँ लिखा हुआ है? इसमें बेचने का प्रोविजन डालना चाहिए। नहीं, कहाँ कौन सा? अगर नहीं बेचना है, अरे आपके कहने से है। फिर आपको मैं आपको कहूँ कि आगे भविष्य में जाके आप आतंकवादी हो जाओगे, ये मेरी परिकल्पना हो सकती है। इसके जरिए जो है नजीर जी, सुनील जी, जरिए लोगों में उन्माद भरना, प्लीज शांत हो जाइए। कानून बनाया गया है, इस कानून को रेक्टिफाई करना ही होगा। देश की अदालतों को पावर देनी होगी और इसकी वजह से जब देश की अदालतों को पावर मिल जाएगी तो सही और गलत का फैसला वक्त बोर्ड नहीं करेगा। सही और गलत का फैसला कानून करेगा, हाई कोर्ट करेगी और हाई कोर्ट बताएगा कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है, अंबानी की प्रॉपर्टी है या वक्त की प्रॉपर्टी है। वो फैसला वक्त बोर्ड नहीं करेगा, वो फैसला देश की अदालत करेगी और अदालत में जब फैसला हो जाएगा तो आपको भी चुप रहना है, मुझे भी चुप रहना है। कानून का इस्तेमाल होगा, कानून का राज होगा। आसिफ जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि संशोधन में वाकई कई फायदे होंगे अगर वक्फ बोर्ड में कई बदलाव किए जाते हैं तो, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट का ही तो इंतजार करना है, कुछ समय और लगेगा। रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय इस तरह से विरोध किया जा रहा है। इससे पहले टीएमसी का विरोध हमने देखा, उसके बाद किस तरह से ग्लास तोड़ दी जाती है टेबल पे, सस्पेंड कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि बदलाव से अगर माफियाओं का खात्मा होगा तो परेशानी किस बात की है, क्या दिक्कत है? आपका ही अधिकार और आपका ही बोर्ड मजबूत होगा। माफिया वो होता है जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे होते हैं। आपने माफिया बना दिया। जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार पार्लियामेंट आए थे ना 14 में, उन्होंने नमस्तक करके कहा था मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इन माफिया सांसदों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट को 4 बार बोलना पड़ा कि इन नेताओं को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए। उन माफिया के खिलाफ आज तक तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कोई फैसला नहीं हुआ किसी पर। 178 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एमपीओ पे एक बार शांति सुन लो, आपके ऊपर बात आई, उछलने लगे बैठ के आप, उछलो मत, शांत हो जरा। महेश जी, आपके पास आऊंगी, महेश जी इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, महेश जी इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, इसके बाद महेश जी आपके पास ही आऊंगी। आसिफ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 178 प्लस सांसद भारतीय जनता पार्टी के। ये आज का मुद्दा नहीं है सर, ये आज का मुद्दा वक्फ बोर्ड है। आप डाइवर्ट मत कीजिए, आप किसी को इशू को अलग मत ले जाइए, गलत आप बात कर रहे हैं। आप मुद्दे पे रहिए। वक्फ बोर्ड कानून इस देश में जो है क्या इस्लाम और मुसलमान को स्थापित करने का एक इरादे से लाया गया था। आज इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध को समझने की जरूरत है, दर्शकों को बताने की जरूरत है कि आपकी औकलाहट और आपकी छटपटाहट किस बात की है, ये जरूरी है। अगर ये नहीं, अगर दर्शकों को परोसा गया तो कुछ नहीं आप दे पाएंगे। इस मुद्दे को आप इसी तरह से बर्बाद कर देंगे और सही मायने में देश में एक शरीयत कानून को इंट्रोड्यूस किया गया जो संविधान की अवहेलना है, संविधान का अपमान है, जो 2013 में किया गया था। वो एक महापाप है। उनको बचाने के लिए उन्होंने जमीन बेचकर यही चीज कहीं याद दिलाता है कि वो इसी वजह से इस कानून को लेकर आए थे और इस कानून के समर्थन में उन्होंने ये बात कही थी राज्यसभा में कि यहाँ इस देश में संसाधनों के सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। मुसलमानों के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती है। मैं आपके सामने कह रही हूँ, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। महेश जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं आपके पास ही आऊंगी इसके बाद। आसिफ जी, आप चिल्लाइए मत और सिर्फ जवाब इस बात का दीजिए कि अभी तो रिपोर्ट फाइनल भी नहीं हुई तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बार बार बोले जा रहे थे, इसी तरीके से जेपीसी की मीटिंग होती है। जगदेव पाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, नहीं बताया, आपको समय भी दिया जाता है, बोलने का समय दिया जाता है। बिल्कुल
5 करोड़ ईमेल आए, किसी को नहीं बुलाया गया, कोई जवाब मैंने नहीं। आपसे निवेदन किस किया था तरीके कि आप से मुझे भी बोलने उन्होंने दीजिए, विपक्ष सर। के नेताओं को, जो सदन के मेंबर है। हैं, जो जेपीसी के मेंबर ने बोलने नहीं देते, टाइम खत्म कर ठीक दे, है। यही लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं। इसीलिए है। भारतीय जनता पार्टी ठीक की है, बौखलाहट आसिफ जी। बता रही है, उनके नेता की बौखलाहट बता ठीक रही है। है, बीच में बोलकर अपनी चले, ठीक दूसरे है। की बात को कैसे दबाना है। महेश जी, अब आप बोलिए। देखिए, आरोप बेशक लगाए जा रहे हो कि बोलने का मौका नहीं दिया गया, और आसिफ जी वाकई आपसे मुझे जवाब ये नहीं मिल पाया कि जब रिपोर्ट अभी फाइनल हुई ही नहीं है, जब परिणाम, आपने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन जब रिजल्ट घोषित ही नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पास हुए या फेल हुए? लेकिन यहाँ चिल्लाने से आप सोच रहे हैं कि बातें तब जाएंगी। जब आप मेरे को वक्त देंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ना। नहीं, आप मैंने मेरा बिल्कुल माइक समय बंद दिया कर दीजिए, आपको, मुझे मैंने सवाल का बिल्कुल जवाब समय दे दिया, दीजिए। लेकिन फिर आप कह दीजिए आप बातों को कि गोल गोल JPC घुमाए जा रहे हैं। गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होगा आसिफ जी। चेयरमैन मैंने साहब सवाल बाहर आपसे निकल के नॉर्मल बताएं पूछा कि था बाहर कि आके जी रिपोर्ट मुझे वो अभी फाइनल मीटिंग नहीं हुई है, इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसका जवाब मैंने आपसे मांगा था, आप बातों को गोल गोल घुमाते हुए काफी समय आपने जाया कर दिया। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए पूजा जी, होता क्या है कि हर एक कानून की जो है ना एक संवेदनशीलता होती है। कोई भी कानून जब संशोधन के लिए जाता है तो कुछ कानून में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, कुछ कानून को आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं लोकसभा के जो बहुमत है उसके बेसिस पे। आज की डेट में जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारा एनडीए जो हमारा राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन है, हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक जो हमारा फ्रंट है, एसोसिएशन है, अलायंस है, उसके सारे घटक दलों ने इसको एक स्वर में इसका जो है कहीं अनुमोदन किया। पहली बात। दूसरी बात कि इस कानून को संशोधित करने का जब विचार आया सरकार का तो उसका एक प्रक्रिया होता है कि उस प्रक्रिया को निभाया गया। कैबिनेट ने इसमें डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद उस पूरे विधेयक को जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत टेबल किया गया। टेबल करने के बाद ये ध्वनि मत से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट करने के बाद इसका विरोध शुरू हुआ। विरोध जो था पार्लियामेंट में वो एक तरह से ध्वनि मत से गिर गया। उसके बाद भी सरकार ने कहा कि नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी ये चिंता है कि इसके जरिए कहीं मुसलमानों को या वक्फ कानून में कोई गड़बड़ी है या कोई ऐसी चीज है जो कि हम लोग उसमें सुधार कर रहे हैं और उस सुधार में कहीं आपको लग रहा है कि भाई हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जाती हो रही है, तो सरकार इसके लिए नहीं है कि कोई किसी भी फरीक के, किसी भी वर्ग या किसी भी जाति के साथ कोई अन्याय करे। सरकार जो है इस देश के हर एक भारतीय को, हिंदू मुसलमान से पहले वो भारतीय है, वो उसके लिए कानून लेकर आती है, उसके लिए वो सोचती है और देश का संविधान और कानून भी उसको यही अधिकार देता है। जब ये जेपीसी में गया तो उसके तहत जो है अब एक अभी ये फजील अहमद साहब कह रहे थे कि 5 करोड़ मेल आ गया। 5 करोड़ मेल आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप 145 करोड़ लोगों का अधिकार सीज कर लीजिएगा, उनको जो है बंधक बना लीजिएगा। ये 2013 में जो कानून आया उस चीज से डर क्यों रहे हैं आप? पर्दाफाश या खुलासा होने से आपको डर क्यों लग रहा है? आखिर आपके पास रीजन क्या है? कानून इस देश में इतना खतरनाक कानून बना दिया गया। पूजा जी, आपके घर को भी कल कह दिया, अगर कल वक्फ बोर्ड कह दे स्टूडियो में जिसमें आप काम कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कौन कह रहा है कानूनी कार्रवाई होती है पहले से? आप दर्शाता है कि इस देश में कोर्ट भी जा सकते हैं और उसकी सुनवाई होती है। कानून को इंट्रोड्यूस करके कांग्रेस ने एक ऐसा महापाप किया, ऐसा 150 और उसमें मुसलमानों को सबसे ज्यादा सताया गया। मैंने कहा कि 9000 ऐसे मुस्लिम फरीक है जो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ट्रिब्यूनल गया हुआ है, शिकायत दर्ज किया है और वक्फ बोर्ड ने बिहार में पूरे गांव को डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ लैंड जमीन है। इसी प्रकार से एक मंदिर है तमिलनाडु में, वहां का भी ये कह दिया गया कि ये भी हमारा है। इस प्रकार के कानून से देश में दंगा और फसाद हो और उसके ऊपर इस तरह के रुकावट और बाधा खड़ा किया जाए, इससे स्पष्ट है कि ये जो लोग हैं ये इस देश में तालिबान और शरीयत के जरिए इस देश का संविधान और कानून को बदलना चाहते हैं और इसके जरिए ये लोग साबित करना चाहते हैं कि हम इस देश में अमन चैन जारी नहीं रखने देंगे। और ये कानून जो है दंगा और फसाद को बढ़ावा देता है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है, ऐसा क्या इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। इसीलिए इसको जो है सरकार ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने होना चाहिए, बहस होना चाहिए और इसके ऊपर जो मूल इसका तथ्य जो है वो ये है ऐसा अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेजों ने जो इंट्रोड्यूस किया उसको इन्होंने बच्चों की जैसे आपको बच्चियां पढ़े जानकारी दे, इन्होंने अंग्रेजों की सारी की हुई चीज नहीं
उससे हमारे पास समय सबके लिए बहुत लिमिटेड है। ये सारी चीजें जो है वो लेकर फजील आए जी, आपके पास आना डिवाइड चाहूंगा। एंड रूल करने के लिए। बोले फजील मेरा सिर्फ ये कहना है कि फजील जी डिवाइड एंड रूल के तहत हाँ, अगर ठीक कोई है, कानून सुन लीजिए। अंग्रेजों ने बनाया हाँ, उसको आपने आगे उसको उसी आप तरह लोग से तो extend ठीक किया। है, ये ठीक है, अपने आप में ठीक जाहिर है। करता है सुनिए, कि आप उसी सोच और समझ के साथ सुनिए, आप इस सुनिए, देश पूजा में जी। डिवाइड एंड रूल हाँ। के तहत जो है इनको अपनी चुप कराएं तो हम राजनीति बोल करना देते हैं। चाहते हैं। ठीक है महेश जी, मैं ज्यादा बोलिए टाइम फजील नहीं, जी। 20 सेकंड ही लूंगा। हाँ बोलिए। देखिए ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये सब बेकार है, इनको जानकारी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो लोगों ने कह दिया कि हम वक्त आपके साथ नहीं रहेंगे इस बिल पे। अरे ललन सिंह जी ने सुनिए। पार्लियामेंट में खड़े होकर अरे छोड़िए कैबिनेट ना, मिनिस्टर ललन ने सिंह और कौन क्या कहा, ललकार उसको के छोड़ आपको दीजिए। नशीता और अब आपकी सुन लीजिए, फजीहत करके चंद्रबाबू नायडू देश के और केंद्रीय नीतीश कुमार की वजह पशुधन से मंत्री ये ने बिल जेपीसी कहा, में आपको गई। सुनाई नहीं और दिया। अभी कौशिक जी ने और कहा आप ना कि कह रहे हैं जेपीसी भाई तो ठंडा बसता नायडू जी ने है, तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और अभी ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो आ जाएंगे सामने ना कि कौन समर्थन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। दूसरी बात तो उसके सुन लिए तो वो लीजिए, लोग जिम्मेवार नहीं है ना सर। सुनिए ठीक है, सुनिए महेश सुनिए, जी, दूसरी महेश जी, बात मैं रुक बस और 10 सेकंड लूंगा। बोले बोले फजील जी। वक्फ की महेश जी, जो दो भी मिनट। सरकारी बोलिए। जमीन या वक्फ की आपको जमीन पे ये उसी लोग में क्या स्कॉलर करते बताया गया हैं, है। आगे एक मंदिर बना लेते हैं, पीछे की जमीन कब्जा कर आप लेते वो हैं। बात करिए ना सुन जिससे लीजिए, लगे कि एक आप मंदिर उसी बना में लिया स्कॉलर छोटा के सा नाते बात और कर रहे पीछे हैं। की जमीन कब्जा कर लिया। तमाम नोएडा में देख लीजिए आप तो सरकारी आसिफ जमीनों जी को की तरह कब्जा बात कर रहे हैं। आपको है। लग तो रहा है एक कि जैसे मंदिर आप बना कांग्रेस करके के छोटा वर्कर सा, हो। अब पीछे की सारी जमीन पार्क की जमीन हो, ग्रीन बेल्ट हो, कोई सरकारी जमीन हो, उसको ये लोग कब्जा कर लेते हैं। अब फिर वक्फ की जमीनें भी ऐसे ही कब्जा कर लेते हैं। यार, तो क्या क्या मतलब वक्फ की ऐसे जमीन में इस तरह से अगर कोई उल्टी मंदिर बना ले बातें तो कोई उसको कोर्ट में जाए, डिबेट जो कोई है, अदालत का रास्ता इसकी ना जरिए खटखटाए। कहीं अब कंप्लीट बिल्कुल करिए करना पूजा पड़ेगा। जी। ये लोग क्या करते हैं, कहीं भी एक मंदिर अज्ञानता बना के बस ये पीछे बातें की किए जमीन जा रहे कब्जा हैं। करके और अपना घर बना लेते हैं और घर में आराम से रह रहे हैं। महेश जी तो देखिए, तर्क जब आप भी ऐसी दे रहे हैं, ऐसी- अरे तर्क वो भी अकबर दे रहे हैं। अहमद डंपी ने नजरिया वक्फ बोर्ड का आपका अपना है, रिजोर्ट उनका याद अपना है। करिए, अकबर ये अहमद जो- डंपी ने वक्फ बोर्ड का रिजोर्ट जो है अपने नाम से किया और 20 साल 30 साल तक चलाया जब तक सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अकबर अहमद डंपी कांग्रेस के ऐसे लीडर तो थे मेरे लाखों भाई, मामले हैं जहाँ हिंदू और उन्होंने कब्जा करके वक्फ बोर्ड बैठे हैं में वक्फ 5 जमीनों स्टार पर। रिजोर्ट हम लोग तो बना के यही और कह रहे उससे हैं कि कमाते वक्फ रहे। को- ऐसी जमीनों को खाली कराना चाहिए। तमाम लोग कब्जा करके फिर बैठे वही हैं। बात। अच्छा, आप सरकारें भी कब्जा स्कॉलर करके हैं, बैठी आप हैं। सिविल स्कॉलर हैं, आप सपोर्ट करते हैं ना, सुधार आप के रिपोर्ट का कदम उठा रही इंतजार है। करेंगे ना। मजाक बना रहे फजील हैं। जी, आप पूजा मुझे जी, बताइए, रिपोर्ट का पूजा जी इंतजार सुनिए। होगा, अगर आप- सब कुछ ठीक रहा तो आप इसका बार-बार सपोर्ट करेंगे ना। रिपोर्ट कर रही हैं, सुनिए। हाँ। बार बार रिपोर्ट करें, पहले समझिए बात को। पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं, हमको उसी पे डिबेट करना होता है। एक पूरा लिख के दिया सरकार ने कि हम ये चीज संशोधन सर, चाहते लिख के दिया हैं, है, उसमें ये लेकिन आप- संशोधन सुन लीजिए। कितना संशोधन उसमें मैं ये आपको संशोधन चुनौती है दे कि रहा हम हूं, आप जमीन बता को दीजिए, बेचना मुस्लिम चाहते स्कॉलर हैं, है, इस कितना पर कोई संशोधन तैयार नहीं होगा। नहीं आप कितना वक्त की जमीन संशोधन को होगा? बेच नहीं सकते। कितने संशोधन लिखा गया है? सब झूठ फैला रहे अरे हैं। आप मुझे बता दीजिए झूठ कितना फैला रहे हैं। संशोधन लिखा हुआ है? आपको मालूम भी है नहीं, कितने संशोधन होने जा विपक्ष रहे का हैं क्या उसमें? मांग है? नहीं, चैनल अब पे- रिपोर्ट की बात सुन लीजिए। और उसका बेस सिर्फ क्या है? एक संशोधन सरकारिया जो भी आयोग और सांसद, के रहमान का सांसद जो ये चाहते है हैं जो कि आप वक्त की रिकमेंडेशन जमीनों है को उस बेचने के रिकमेंडेशन बाद को जो है खत्म इस कानून के तहत ताकि जो है आपको लिया जो गया कानून बनाना है। बनाइए। ठीक है, आप वक्त की ठीक जमीन है, बेच नहीं सकते। ठीक है, महेश जी, सरकारिया ओके, आयोग और के रहमान का जो फजील जी, आयोग का ठीक है। रिपोर्ट जो था वो महेश इस जी, संशोधन का एक बस बहुत बड़ा हिस्सा बना। हो गया तो महेश जी। समझ में नहीं आता सुनील है जी। कि के रहमान को आप नहीं मानेंगे, सुनील जी। सरकारी आयोग जो मनमोहन सिंह के टाइम में था ठीक है, महेश उसको जी, हो आप नहीं गया। मानेंगे तो मानेंगे किसको भाई? ठीक है सुनील जी, आपकी बात कट्टरपंथ के समझ रहा हूं। जरिए आप देश को चलाएंगे। फिर बोल ठीक रहे है हैं। सुनील जी, ठीक है, अरे ठीक है, भाई, ठीक है। ऐसे भारतीय जनता Please, पार्टी कट्टरपंथी सुनिए, करके देश को चला रही है। 13 में जब कानून जैसे बना, योगी जी कह रहे आप कटेंगे पार्लियामेंट में थे बटेंगे, ना। ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे नारों से देश चलेगा? एक बड़े मनीष प्रदेश जी का जो है ना, जो मुख्यमंत्री बोल ऐसा रहे बयान थे, देगा, आपको ये भारतीय समझ में जनता नहीं पार्टी आया। की सोच है। उसी मनीष सोच जी को ने आप क्या क्या कर रहे कहा? हैं? यही कट्टरपंथी सोच कहलाती है। सुनील जी ने जो यही बात लड़ाई कही, आपको संविधान क्यों को फीकी बचाने के लगी? लिए देश की आज आप यही दोनों देश की आदमी जनता क्यों संविधान फीकी बचाने के लिए लगी लगी हुई है। क्योंकि यही आप 24 का उसी लड़ाई चीज को- लड़ेगा। आसिफ और जी, ये लड़ाई मनीष लड़ेगा। जी, नहीं, ये नहीं, बहस जवाब करने दे के लिए रहा हूं। हमने नहीं, डिबेट जवाब नहीं दे रहा हूं। रखा है, जवाब दे रहा हूं। हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए रखा है। आसिफ जी, कैसा बयान है? आसिफ जी, ये योगी आदित्यनाथ का कैसा बयान है? प्लीज जब चिल्लाइए उन्होंने आते हैं बड़े बड़े आसिफ जी की आवाज प्लीज उड़ी डाउन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये Please. बयान क्या है? देखिए पूजा जी, ठीक है सुनील जी, दो लोग बैठे हुए हैं और मैं अपना समय उनको देता हूं, दोनों लोगों को। एक ऐसा क्लोज बता दें जिसका वो विरोध कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि इस एक्ट में नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और मुस्लिम इसको अरे अभी बताइए। पूरा एक्ट समय बनेगा ना जी, अभी जब बिल पास होगा तब ना एक्ट बनेगा, पहले ही आप एक्ट बता रहे हैं। अभी आप अरे विरोध सिंह, कर रहे थे, अभी तक हम आपसे ये चीज कह रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बिल को पढ़िए अच्छे से, क्या उसमें अभी JPC जमीन में को क्या हो रहा है? बेचने का प्रोविजन दिया गया है। क्या JPC में क्या नहीं हो रहा बेच है? सकते जमीन, जेपीसी में क्या हो रहा है? नहीं नहीं, यही संशोधन करना है। यही मुझे भी जमीन आप जानना है। बेच नहीं JPC सकते। की आज जो आज वक्त की बैठक जमीन आप हुई किसी है, कीमत को बेच नहीं सुन सकते। लीजिए, अब मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, यदि उस एक्ट में बेचने की बात हो, अरे आपको पढ़ेंगे तो अरे हम सुन क्या लीजिए बोले ना, आपको? अरे सुन लीजिए ना, या तो आप टीवी बैठना बंद कर देंगे या मैं बंद कर दूंगा। अरे आप पहले आप पढ़िए डिबेट कर जाकर। लीजिए ना आप।
मैं तो इतने आज के बाद आप टीवी पर नहीं बैठेंगे। क्या है उसमें? अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूं ना, आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या बेच देंगे? अरे सारी जमीनें बेच देंगे। कैसे बेच देंगे? विनिवेश मंत्रालय बना के बड़ी बड़ी संपत्ति सरकार की बेच दी है ये लोग। कहीं लिख रहा है उसमें? विनिवेश मंत्रालय क्यों बना था? कहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं उस एक्ट में। नहीं, विनिवेश मंत्रालय बना। अरे मुझे एक क्लॉज बताओ, चिल्लाने से नहीं। आप ये कहिए उस क्लॉज में सरकार ये प्रस्ताव लेके आई है कि साहब वो जमीन वक्फ बोर्ड की बेचेंगे। आप बताइए मुझे, आप बिल पढ़े? हाँ मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़े आप। भाजपा के बता दीजिए मुझे। अरे भैया वफादार बन के बैठे, मुझे बता दीजिए। आप पढ़े ही नहीं। अरे तो मुझे बता दीजिए ना। मैं बता तो रहा हूँ इस एक्ट में, आप गूगल खोल के निकालिए। मैं चैलेंज स्वीकार अभी निकालिए। मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ, या तो अपना धर्म परिवर्तन तुम कर देना या मैं कर दूंगा। धर्म परिवर्तन? अरे बता दो ना, ये झूठ मत बोलो। यही सब मक्कारी ये लोग। नहीं तो फजील जी, जब आपसे पूछा जा रहा है, जब आपने बिल पढ़ा है, आपसे परेशानी क्यों जा रही है? आपसे चीजें पूछी जा रही है, आपसे भी चुप बैठे हैं। में झोंकना चाहते हैं। जवाब है नहीं, एक ही तर्क तो मांगा है सुनील जी ने। हक अधिकार आप बताइए कौन से क्लॉज में लगता है? कौन से क्लॉज में है बांटने की बात? हम अपने हक अधिकार की अरे कौन से, तो हक बताओ ना। अरे पूरा बिल इसी के खिलाफ है। किसका? अरे एक बताइए ना हमको। आप हमको दिखाइए ना। फजील जी, आपसे क्या आपके पास कोई उत्तर? सरकार लेके आएगी आपके यहाँ, सरकार लेके आएगी आपके यहाँ बिल। पूजा जी 1 घंटे का डिबेट करिए नेक्स्ट। किसके लिए? पूरा बिल। अरे तो फेसबुक पर सबके हाथ में, मेरे साथ आ जाइए, सबके हाथ में बिल होगा। देखिए यही पता चल जाता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फजील जी आपके पास उत्तर नहीं है, आप जी के पास उत्तर नहीं है। नहीं, डिबेट में भी शरीयत लागू कर दीजिए। आपको डिबेट में भी शरीयत लागू कर दीजिए। आपको पता है। चले मनीष जी के पास जाना चाहूंगी मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगी। माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। ठीक है फजील जी, तर्क नहीं है तर्क। और आपको भी बेच दिया, आपको भी बेच दिया। आप ये कहिए। अरे हम तो बिके गए इतना 3 लाख करोड़ का शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप कौन सी 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ये मुस्लिम स्कॉलर थोड़ी है। मुझे हंसी आ रही है ये देखकर कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बावजूद इसके इस तरह से आप लड़ रहे हैं। आप लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आपस में पड़ोसी लड़ते हैं। ऐसे आप डिबेट शो में लड़ रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे लड़ रहे हैं। नहीं इनको डिफेंड नहीं, आपसे जवाब मांगा गया, आपके पास जवाब देने की बात मत कीजिए। लड़ने की क्या जरूरत है? डिबेट शो में बैठे हुए हैं आप। ठीक है फजील जी हो गया। ठीक है मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक तर्क मांगा गया, एक तर्क आप दीजिए, एक कोई कारण ऐसा बताइए कि ये संशोधन नहीं होना चाहिए। सुनील जी ने साफ पूछा, आसिफ जी तो ढूंढते रह गए और फजील जी ने भी किस तरह से विरोध किया। अब आपसे जानना चाहूंगी। ढूंढने की बात मत कीजिए, मैंने भी ढूंढता रह गया। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल। आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल। आपसे तो ओपन चैलेंज सुनील जी ने पूछा था, आप तो जवाब ही नहीं दे पाए, आपके साथ ही अकेले पड़ गए। जमीन बेचने का मैं तो कह रहा हूं, बकरी बेची जाए। जमीन बेचने का नहीं होना चाहिए। सबके सब जैसे नहीं तो आप उन्हें शांत करा के आपसे जवाब ले लेते हैं। आप बोलेगा नहीं होना चाहिए, मैं भी बोलता रहा। और कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली कराइए तो मंडी बाजार बन जाए। नहीं ये अभी तक आपने क्या बना रखा था? अभी तक आपने मंडी बाजार बना रखा था। ठीक है हम तो नंबर आगे बोलेंगे। मनीष जी शांत। मेरे ख्याल से हमें ये देखने की जरूरत है कि मात्र कोई एक अथॉरिटी ये कह दे कि नहीं जी ये हमारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद दूसरे को अपील करने तक का मौका ना मिले। बिल्कुल ये मेरे ख्याल से अन्यायपूर्ण है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मुस्लिम सारा ये बात कौन सा मान केस सकता हूँ। कानून संविधान पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है। पहले एक बार पूरे जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको ही मौका दूंगी इसके बाद मैं आपको ही मौका दूंगी। इसके बाद मैं आपको ही मौका दूंगी। मैं आपको ही मौका दूंगी। आपने कहा भाई हमारी प्रॉपर्टी हो गई, भाई ऐसे तो टुकड़ा टुकड़ा क्यों करते हो? एक बार में कह दो पूरा हिंदुस्तान हमारा है, बात खत्म, बाकी लोग चले जाएंगे यहाँ से, नेपाल और भूटान। ऐसे मत करिए। अगर देश में डिसाइड करने की पावर अगर किसी के पास है तो वो है न्यायालय, और आपके इस कानून में न्यायालय का रोल मिनिमल है। हमें उस रोल को फ्रंट लीड पर लाना होगा, और इससे ना आपको दिक्कत होनी चाहिए ना मुझे दिक्कत होनी चाहिए। इतनी सी बात है, समझ में ये नहीं आता। अभी ये कह रहे थे कि मंदिर बना के कब्जा कर देते हैं। भाई देखो रेलवे लाइन पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज पे, है ना, नेवी के पोर्ट पे, आर्मी के एरिया में, किलों पर, मस्जिदों पे, छत पे, दुकान में, मकान में, सड़क पर कौन भाई मजार बना के बैठ जाता है? कैसे मजार रेलवे लाइन के बीच में आ जाती है? तो ये बातें ना करिएगा। बात ये करिएगा, अगर कोई वक्फ का प्रॉपर्टी है, कागज नहीं है, साबित कर दो, ले जाओ। अगर आपकी है, साबित करो, ले जाओ। नहीं है तो भैया जब तक मामला फैसला नहीं होता एविडेंस में रहेगी। इतनी सी बात है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
पर मुझे ऐसा लगता है वक्त की आड़ में जो लोग हिंदुओं की प्रॉपर्टी को बस कब्जाने का जो प्लान कर रही है वो इस अमेंडमेंट के बाद खत्म हो जाएगा, वो रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए बौखलाहट है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ की चर्चा हो या जेपीसी की चर्चा हो, चर्चा को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस चर्चा के डिरेलमेंट से बचना होगा और जो भी जनता का निर्णय है जेपीसी के माध्यम से सरकार के सामने आएगा और सरकार उसको फैसला कर देगी। मैं समझता हूँ बौखलाने से अजीम भाई कुछ फायदा नहीं है। आपने कहा 5 करोड़ रेल आई है, अरे भाई 5 करोड़ में सब आपकी आई है क्या है? 2 करोड़ आपकी है, 3 करोड़ हमारी है, इसका मतलब नहीं है। मतलब ये है नहीं, मतलब क्यों नहीं है? फिर तो लोकतंत्र में फिर सब कुछ आप ही का मतलब है। आपने सीए के ड्राफ्ट के बारे में ये बात कही, सीए होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ड्राफ्ट है नहीं सामने, ड्राफ्ट है नहीं और लगे चिल्लाने। ठीक है, अब समय बहुत कम है, एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी और मनीष जी आपके साथ ही बहुत कम शब्दों में लास्ट रिएक्शन लेना शुरू करूंगी मैं। आपके नजरिए से आखिर इसका समाधान है क्या? क्या किया जा सकता है? न सरकार पर भरोसा, न जेसीबी पे भरोसा है। इसका समाधान कानून के साथ है। हर वो डिस्प्यूट जिसका सॉल्यूशन आपस में नहीं हो सकता उसका फैसला हाई कोर्ट करे, बस। ठीक है, किसी और के पास। सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी, आप मुझे बताइए इसका कंक्लूजन क्या है? पूजा जी, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजीवन रहेगी। यदि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई बिल में बदलाव लाना चाहती है, उसका स्वागत होना चाहिए। और लगता है वो कि देश की जनता उसको पसंद नहीं करेगी तो आगे आने वाली से नहीं, आगे आने वाली सरकार बदल दे उसको। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि कोई भूकंप तो आ नहीं जाएगा। मान जो भी नियम का एक्ट बनाएगी वो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट सुने, और सुप्रीम कोर्ट में भी लगता है कि नहीं सुनवाई हो पा रही है ठीक से, यदि वो सरकार के पक्ष में भी जाता है तो अगली बार जिसकी भी सरकार बनेगी उस कानून को बदल देगी। ऐसा तो है नहीं कि अंतिम या अब तक संशोधन कानूनों में नहीं हुए हैं। कई बार कांग्रेस की सरकार ने एक्ट बनाए, बीजेपी ने बदलाव किए, बीजेपी ने बनाए, कांग्रेस की सरकार ने बदलाव किए। तो निश्चित तौर से धैर्यता के साथ जो भी चीजें रखी जानी चाहिए और निश्चित तौर से निरंतरता के लिए वो आगे छोड़ देना चाहिए। अब हमारी सरकार आएगी या आगे भी जो सरकार आएगी उसके समक्ष से मुद्दा रखा जाए। आसिफ जी आपके नजरिए से क्या समाधान क्या है, आखिर क्या कर सकते हैं? मौजूदा हालात में भी वक्त का केस हाईकोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते। दो पक्षों की लड़ाई है, दो का कब्जा है, आप जा सकते हैं। ठीक है। और आज तो हालात ये हो गए हैं, मई के महीने 2024 में उम्र कैद की सजा होती है। महाराष्ट्र का चुनाव था, अक्टूबर में वो बरी कर दिया जाता है, छोटा राजन। आज तो हालात देश के ये हो गए। ठीक है। चुनाव के लिए कुछ भी जायज है इस देश के अंदर। मुझे आप मेरे कमल के फूल की सपोर्ट करो, बाकी सब खत्म। समाधान ये है जी, बस सरकार हटा दो, यही बस। इससे बड़ा समाधान कुछ नहीं है अगर देश को बचाना है तो। क्या समाधान है? ना सरकार पर भरोसा है, ना जेपीसी पर भरोसा है। बहुत कम शब्दों में बताइए आप चाहते क्या कर सकते हैं? सरकार पर हम लोग को पूरा भरोसा है। अच्छा, एक वैध मस्जिद को हिंदू संगठनों ने जाकर भीड़ लगा के अवैध कर दिया और पूरा पुलिस वाले घायल हैं, उसमें पत्थर मारा। तो जब इनका इन हिंदूवादी संगठनों के सामने बीजेपी की सरकार नतमस्तक हो गई है, वो नहीं कुछ कर पा रही है। हम लोग को ये दिक्कत है, संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि गुंडागर्दी से संविधान चले। तो जब एक वैध मस्जिद को अवैध करके ये लोग पुलिस वालों को मार के घायल कर दिया, आईसीयू में भर्ती हैं वो लोग, तो ऐसे कैसे पूरे देश में अगर ये बिल पास हो गया तो सारी मुस्लिम संपत्तियों को लूट लेंगे ये लोग। तो सारी मुसलमान मस्जिदों को तोड़ देंगे, सारे मुसलमान संपत्तियों को लूट करके कहेंगे कि हमारी है, हम ये अवैध है। फिर और रहा सवाल की जितने भी वक्फ की जमीनें हैं, बेशकीमती जमीनें हैं, ये लोग जैसे सारी फैक्ट्री बेच दिए, सारा चीज बेच दिए, ये लोग वक्फ की जमीनों को बेच देंगे। चलो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर मचे बवाल के बीच आखिर जेपीसी की जो बैठक हुई, जगदम्बा पाल ने साफ तौर पर कहा है कि आगे भी रिपोर्ट अभी बाकी है, इंतजार कीजिए, जो भी फैसला होगा निष्पक्ष होगा। अब देखने वाली बात होगी जेपीसी की बैठक में, अब जब भी फैसला होगा वो फैसला क्या होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।